हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं उत्तराखंड जीके टेस्ट का अन्य भाग देखते हैं आज के प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड जीके टेस्ट। देखिए जो हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर है वो है बद्रीनाथ मंदिर का रावल किस जाति का ब्राह्मण होता है। अर्थात बद्रीनाथ मंदिर का जो मुख्य पुजारी होता है, जो 6 महीने जो गर्मियों के होते हैं वहाँ पर ग्रीष्मकाल के समय बद्रीनाथ में और शीतकाल के समय नरसिंह मंदिर जो जोशी मठ है वहाँ पर बद्रीनाथ भगवान की पूजा करते हैं, वो रावल किस जाति से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर कुछ जातियाँ हैं, कारवी, नियोगी, नमपुरी या अयंगर। तो इसका जो सही आंसर है वो है नमपुरी। देखिए नमपुरी जाति का जो साउथ इंडियन ब्राह्मण होते हैं, दक्षिण भारतीय ब्राह्मण होते हैं ये, और नमपुरी जाति के होते हैं। यही बद्रीनाथ भगवान की पूजा देखते हैं और इसके लिए जो पहले से नियम तय होते थे यही लोग तय करते थे। इन्हीं पे मंदिर का पूरा भार पुराने समय से होता था। तो देखिए नमपुरी जाति की बात करें तो शंकराचार्य द्वारा स्थापित एक व्यवस्था ये है जहाँ पर नमपुरी जाति के लोगों को ये अधिकार दिया गया है। शंकराचार्य ने क्या किया कि नियम तय किए कि जो दंडी सन्यासी संप्रदाय है, जो एक संप्रदाय है सन्यासियों का दंडी, उसके उस संप्रदाय में रहने वाले सन्यासी जो नमपुरी, चोली और मुकाणी इन 3 जातियों में जन्मे हों, उनमें से कोई एक इस मंदिर का मतलब मंदिर की पूजा या भगवान की पूजा करेंगे। ठीक है। तो इसके बाद इसके बाद ज़्यादातर देखा गया कि जो दंडी सन्यासी संप्रदाय था इसी ने लगातार यहाँ पर ब्राह्मण का पूजा का कार्य किया बद्रीनाथ भगवान की मंदिर में। लेकिन हुआ क्या कि 76 में जो दंडी सन्यासी संप्रदाय के लोग थे, यहाँ पर जो अंतिम वो थे मतलब दंडी सन्यासी जो पुजारी थे, उनकी डेथ हो गई। और उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, यहाँ पर संकट आ गया क्योंकि यहाँ पर उस समय कोई भी दंडी सन्यासी अन्य मौजूद नहीं था। तो इस कारण 76 से क्या हुआ कि यहाँ पर प्रदीप शाह थे आर्य उस समय, उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर जो व्यक्ति था वो व्यक्ति था गोपाल ब्रह्मचारी, जो यहाँ पर खाना बनाता था। तो उसे ही नियुक्त किया रावल पद पर। और एक नया जो रावल पद की बात चली वो इसी के समय से चली और रावल बनाया इसे, यहाँ का पुजारी बनाया। और इसके बाद से लगातार यहाँ पर रावल होते गए, रावल, और आज तक भी ये रावल वाली प्रथाएं यहाँ पर चलती आ रही है। लेकिन ये भी आते हैं दक्षिण भारत से ही और नमपुरी जाति से अब ये आते हैं, प्रॉपर नमपुरी जाति से ही अब आते हैं रावल। इससे पहले इन अन्य जातियों से भी आते थे। ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है तलाव भूमि का अर्थ है। तो तलाव भूमि किसे कहा जाता है, कटीली भूमि को, सिंचित भूमि को, उखड़ भूमि को या सीढ़ीदार भूमि को। तो दोस्तों तलाव भूमि की बात करें तो जो सिंचित भूमि हमारे पास होती है उसे कहा जाता है तलाव भूमि। ठीक है। और तलाव जो भूमि होती है यह 3 प्रकार की होती है। जो तलाव भूमि हमारी होती है यह हमारी 3 प्रकार की होती है। ठीक है। ये 3 प्रकार की कैसी होती है, तो क्या क्या इस तीन प्रकार क्या क्या इसके हैं, तो यहाँ पर ज़रा गड़बड़ हो गई है। तो यहाँ पर जो इसका पहला प्रकार है वो है सेरा। देखिए सेरा आपने गाँव में सुना होगा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा धन धान्य होता है, उनको चौड़े चौड़े खेत होते हैं, उन्हें सेरा कहा जाता है, जो नदियों के तटों पर होते हैं। तो देखिए सेरा की बात करें तो यहाँ पर होती है उत्तम जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। जलोढ़ मिट्टी का उत्तम रूप यहाँ पर हमें देखने को मिलता है और इसमें बहुत ज़्यादा मतलब जल की प्रधानता होती है, जल बहुत ज़्यादा होता है और ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ भी होता है। ठीक है। अगला हम देखेंगे पर्णचर। पर्णचर की बात करें दोस्तों तो पर्णचर वो भूमि होती है जिसमें आंशिक जल होता है, थोड़ा थोड़ा जल होता है उसमें, आंशिक रूप से जल की मात्रा इसमें होती है, जिससे कि मतलब खेती उतनी अच्छी भी नहीं होती और उतनी बुरी भी नहीं होती, ठीक ठाक खेती यहाँ पर हो जाती है, अच्छे खेत वाले जाते हैं ये भी। ठीक है। और अगला है सिमार। देखिए सिमार की बात करें तो सिमार पूरा का पूरा दलदली इलाका होता है। दलदली ये होता है और वर्ष भर के लिए होता है, मतलब हमेशा इसके अंदर से पानी निकलता ही रहता है, हमेशा पानी मतलब हमेशा नमी रहती है, बहुत ज़्यादा गीला ये क्षेत्र रहता है। और यहाँ पर क्या होता है, वर्ष में सिर्फ एक ही फसल होगी, और वो कौन सी होगी आप जानते हैं, पानी की फसल जो है पानी में होती है वो है धान। तो एक ही अच्छी फसल धान की यहाँ पर होती है, अन्य फसलें यहाँ पर नहीं हो सकती हैं। तो ये 3 प्रकार के खेत होते हैं तलाव भूमि की, 3 प्रकार की भूमियाँ होती हैं तलाव भूमि। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, हिमालय एक्शन एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई। तो एक यहाँ पर संगठन है या एक संस्था है हिमालय एक्शन एंड रिसर्च सेंटर, तो इसकी स्थापना कब हुई, तो इसका जो सही आंसर है वो है 1988। देखिए 1988 में देहरादून में इस संगठन की स्थापना हुई, जो कि है हिमालयन, इसको हम कहते हैं हार्क। देखिए हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर को हार्क भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, और देहरादून में इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। ठीक है ना, 1988 में हुई। और ये संस्था की स्थापना क्यों हुई, तो देखिए जन समुदाय के विकास के लिए, मतलब जो योजनाएं हों, मतलब इनका मानना था कि जन समुदाय के समग्र विकास के लिए जो योजनाएं बना रहे हैं वो योजनाएं परंपराओं से जुड़ी हुई हों, है ना, परंपराओं पर आधारित हों,
ठीक है, जो हमारी परंपराएं उनका ध्यान रखें वो योजनाएं, जो हमारी विकास के लिए जो योजनाएं बनाई जाएँ। और स्थानीय संसाधनों पर ऐसा हमारे स्थानीय संसाधनों का भी ध्यान रखा जाए, उनका भी विदोहन न किया जाए, और इतना इतना दोहन भी करना है और इतना भी नहीं करना है कि वो ख़त्म हो जाए। और ज़्यादातर कार्य मतलब उन्हीं के साथ करना है, हमारे संसाधनों के साथ जुड़कर और हमारी परंपराओं के साथ जुड़कर। तो यही था इस संस्था का कार्य। अगला है धाद नामक पत्रिका कहाँ से छपती है। तो देखिए, धाद एक पत्रिका है, उत्तराखंड में चलती है ये पत्रिका आज भी है। और ये कहाँ से छपती है, तो इसका जो सही आंसर है हरिद्वार, देहरादून, कोटद्वार, लैंसडाउन। तो देहरादून से ये छपती है। देखिए, धाद की बात करें तो देहरादून से छपने वाली ये पत्रिका 2001 में लोकेश नवानी द्वारा निकाली गई थी। और ये हिंदी पत्रिका है, एक हिंदी पत्रिका है और मासिक ये पत्रिका है। माह में एक बार ये पत्रिका निकलती है और गढ़वाली भाषा के लिए भी कार्य करती है ये पत्रिका। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का प्रथम ऑर्किड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो गढ़वाल का जो प्रथम ऑर्किड पार्क है, अब मैं बताऊंगा आपको ऑर्किड पार्क क्या होता है, लेकिन अभी कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है चमोली। ठीक है, चमोली में स्थापित किया गया है गढ़वाल का पहला ऑर्किड पार्क। अब देखिए, चमोली में कहाँ पर स्थापित किया है, तो गोपेश्वर के समीप एक गांव है खला गांव। खला गांव में स्थापित किया गया है ऑर्किड पार्क को। और अगर हम बात करें कुमाऊं में प्रथम ऑर्किड पार्क कहाँ बनाया गया, तो कुमाऊं में प्रथम ऑर्किड पार्क बनाया गया था पिथौरागढ़। अब देखिए, पिथौरागढ़ में। अब देखिए दोस्तों, ये ऑर्किड क्या होता है। ऑर्किड एक प्रकार का पुष्प होता है। ठीक है, एक प्रकार के पुष्प का कुल है ये। बहुत सारे पुष्प इसमें होते हैं, मतलब बहुत प्रकार के पुष्प इसके अंतर्गत होते हैं जो काफ़ी सुंदर होते हैं। सुंदर मतलब सुंदर और सुगंधित। ठीक है, सुगंधित ये पुष्प होते हैं। तो ऑर्किड जो पुष्प है वो सुंदर और सुगंधित होते हैं और काफ़ी सारे कुल होते हैं, काफ़ी सारे पौधे होते हैं इसके अंदर। जो खला गांव में स्थापित है उसमें 48 तरह के फूल हैं। तो 48 तरह की प्रजातियां हैं इस कुल की, ऑर्किड पौधों की, जो खला गांव में स्थापित है। तो ठीक है, तो ये है ऑर्किड पार्क जो कि गढ़वाल का पहला है। कुमाऊं का पहला मैंने बता दिया है, वो था कुमाऊं में। ठीक है, अगला है सविता मारतोलिया संबंधित है। तो देखिए, एक व्यक्ति यहाँ पर है सविता मारतोलिया, या एक हमारी मतलब एक महिला है उत्तराखंड की। तो वो किस क्षेत्र से संबंधित है, कहाँ पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो पर्वतारोहण, क्रिकेट, हॉकी या फुटबॉल। तो सविता मारतोलिया की हम बात करें तो पर्वतारोहण से संबंधित है सविता मारतोलिया, और पिथौरागढ़ जनपद की ये हैं। और इनकी अगर खास बात है तो जो इनकी उपलब्धि है वो है 1993 में माउंट एवरेस्ट पर फतह किया था इन्होंने। 1993 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, या माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फतह किया था सविता मारतोलिया ने। और इनके साथ जो अन्य इस समय महिला उत्तराखंड की थी या पिथौरागढ़ की ही थी, उनका नाम था, इस नाम को भी आप याद रखना, इनका नाम था सुमन। ठीक है, सुमन कुटियाल। ये कुटियाल जो थी, सुमन कुटियाल, ये भी इन्हीं के साथ 1993 में एवरेस्ट पर इन्होंने भी चढ़ाई हासिल की थी या फतह हासिल की थी। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है, इनमें से किस स्थान पर स्यालदे बिखौती मेला लगता है। उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध मेला है स्यालदे बिखौती मेला। तो इन 4 स्थानों में से कौन सा वो स्थान है जिसके समीप या जहाँ पर ये मेला लगता है। जागेश्वर, द्वाराहाट, रानीखेत या शीतलाखेत। तो इसका जो सही आंसर है वो है द्वाराहाट। देखिए, द्वाराहाट में विषुवत संक्रांति को लगता है स्यालदे बिखौती मेला। ठीक है, द्वाराहाट में विषुवत संक्रांति को ये मेला लगता है। इस मेले की बात करें तो ये लगता है हमारे जो बैसाख माह का होता है, बैसाख माह हमारा होता है ना, जब बैसाखी जिसको बोलते हैं उसके प्रथम दिन, फर्स्ट दिन। ठीक है, पहले दिन ये मेला लगता है जिसको हम कहते हैं ठीक है, बिखौती मेला, जो स्यालदे बिखौती का जो मेला हमारा यहाँ पर लगता है। तो ठीक है, ये मेला लगता है हमारा। देखो, जब पहले दिन की बात करें तो इसे बिखौती कहते हैं, जो हम कह रहे हैं स्यालदे बिखौती। और जो इस दिन पहली रात को जो मेला लगता है, इस दिन की रात को, तो वो मेला लगता है स्यालदे। ठीक है, तो स्यालदे और बिखौती इसलिए इसे कहा जाता है। ठीक है, और जोड़े वो भगनोल, ऐसे बहुत सारे गीत गाए जाते हैं, इस लोकगीत गाए जाते हैं और इसे सेलिब्रेट किया जाता है इस स्थान पर। ठीक है, अगला है नारायण आश्रम कहाँ पर स्थित है। तो नारायण आश्रम उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध आश्रम है। और किस स्थान पर ये स्थित है, तो इसका जो सही आंसर है वो है पिथौरागढ़ जनपद। देखिए, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है नारायण आश्रम। और 1936 में स्थापित किया गया था नारायण आश्रम को तवाह घाट पिथौरागढ़ में, जो कि तवाह घाट है, कैलाश मानसरोवर यात्रियों का मुख्य पड़ाव तवाह घाट है। तो यहाँ पर स्थापित किया गया था नारायण स्वामी के द्वारा। और प्रसिद्ध है ये स्थान ध्यान के लिए, अगर हम कहें
और समाधि स्थल ये है नारायण स्वामी का। तो प्रसिद्ध ये स्थान ध्यान के लिए ही है और मतलब आध्यात्मिक स्थल है ये, ठीक है। तो ये था। अगला प्रश्न हम देखेंगे वो है हिमालय साक्षी है किसकी रचना है। एक रचना है हिमालय साक्षी है, तो इन 4 व्यक्तियों में से किसकी रचना है हिमालय साक्षी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है महावीर प्रसाद गैरोला। देखिए महावीर प्रसाद गैरोला की रचना है हिमालय साक्षी है। और और एक अन्य कुछ रचनाएं हैं जो इसी नाम से जुड़ती हैं, जिनमें से पहली है, हमने पहली देखी हिमालय साक्षी है ना, अभी हमने देखी हिमालय साक्षी है। अभी हम इसके बाद है भीड़ साक्षी है। भीड़ साक्षी है, तो ये रचना किसकी है, भीड़ साक्षी है। तो निशंक की रचना है, जो हमारे केंद्रीय में कैबिनेट मंत्री हैं केंद्रीय, तो वो निशंक जो हैं उनकी रचना है भीड़ साक्षी है। और अगर शिक्षा मंत्री जो हमारे थे, और अगली जो हमारी है वो है समय साक्षी है। समय साक्षी है किसकी रचना है, तो समय साक्षी है हिमांशु जोशी की। याद रखना आप, हिमांशु जोशी की रचना है समय साक्षी है, ठीक है, हिमांशु जोशी। तो ये रचना है। जो हिमालय साक्षी है वो है महावीर प्रसाद गैरोला, जो भीड़ साक्षी है वो है निशंक की, और जो समय साक्षी है वो है हिमांशु जोशी की, ठीक है। अगला है 1998 के मालपा भूस्खलन की तिथि क्या थी। तो 1998 में आपको पता है प्रसिद्ध एक भूस्खलन यहाँ पर आया था एक, तो क्या उसकी तिथि थी, किस तारीख को वो आया था, तो 17 अगस्त 1998 को आया था मालपा भूस्खलन। मालपा जो स्थान है वो है पिथौरागढ़ में। 17 अगस्त को यहाँ पर एक आपदा आई और 60 मानसरोवर यात्रियों की यहाँ पर मृत्यु हो गई। अब क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पर पड़ाव है मानसरोवर यात्रियों का, रहा है ये पड़ाव, और यहाँ पर उस समय यही रुके हुए थे। और 17 अगस्त 1998 को यहाँ पर ये भूस्खलन हो गया। इस भूस्खलन में एक प्रसिद्ध नृत्यांगना की भी मृत्यु हुई, इससे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो जो नृत्यांगना थी यहाँ पर प्रसिद्ध, उनका नाम आपने सुना होगा, प्रतिमा जो बेदी नाम है, उनकी यहाँ पर मृत्यु हो गई थी, प्रतिमा बेदी। तो उनके बारे में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, वो नृत्यांगना थी। तो ठीक है, ये थे कुछ प्रश्न। तो अगला प्रश्न देखिए। तो ये है हमारे आज के प्रश्न। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।